हेलो बच्चों। तो हम लोग शुरू करते हैं आज रुधिर से। किससे शुरू करेंगे बच्चों? रुधिर से। रुधिर मतलब ब्लड। तो आज हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि रुधिर है क्या। तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है बेटा? तरल। तरल मतलब लिक्विड वाला। संयोजी मतलब कनेक्ट करने के लिए। संयोजी ऊतक क्या है बच्चों? तरल संयोजी ऊतक है। अर्थात यह शरीर के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से कनेक्ट करने के काम आता है, इसीलिए इसे तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। और इसकी उत्पत्ति की बात करेंगे तो बेटा इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? मीजोडर्म से। तो रक्त क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है और इसकी उत्पत्ति जो होती है वह मीजोडर्म से होती है। अच्छा, कोई बताएगा ये पारदर्शी होता है? रुधिर का रंग कैसा होता है? तो रुधिर का रंग कैसा होता है? रेड इन कलर, अर्थात लाल रंग का होता है ना। लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है और इसकी उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है। और जब लाल रंग का होगा तो तुम ये बताओ, अपारदर्शी होगा कि अल्प पारदर्शी होगा कि पारदर्शी होगा? एक होता है अपारदर्शी और एक होता है अल्प पारदर्शी और एक होता है पारदर्शी। क्या तुम्हें इन तीनों में अंतर समझ में आता है? हाँ या ना? ये मालूम है अपारदर्शी कौन से होते हैं, अल्प पारदर्शी कौन से होते हैं और पारदर्शी कौन से होते हैं? अपारदर्शी वे होते हैं जिनसे लाइट आर पार नहीं जा पाती। जैसे कि ये किताब है हमारे पास, और अगर हम इस किताब में लाइट डालते हैं तो क्या लाइट यहां से पेनिट्रेट होकर के इस तरफ से बाहर निकल जाती है? नहीं निकल पाती है। तो ये अपारदर्शी हो जाएगा, अर्थात इससे लाइट आर पार नहीं जा पाती है। दूसरा, अगर इसके एक पन्ने को हम ले लें, सिर्फ पन्ने को, क्या करें, इसके सिर्फ एक पन्ने को ले लें और वहां से लाइट डालें, तो कुछ मात्रा में लाइट इस तरफ से इस तरफ चली जाएगी। उसको हम लोग क्या बुलाएंगे? अल्प पारदर्शी। और जिसमें लाइट चली जाती है, बिल्कुल पूरी तरह से चली जाए, जैसे कि हमारा चश्मा, अगर हम क्या करें, इसमें लाइट डालेंगे तो लाइट यहां से होते हुए इस तरफ गुजर जाएगी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पारदर्शी। ये बात समझ में आती है? अब यहां पर पूछा गया है कि रुधिर अपारदर्शी है कि अल्प पारदर्शी है कि पारदर्शी है? कोई बताएगा? रुधिर अपारदर्शी होता है। कैसा होता है बच्चों? अपारदर्शी। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि शरीर का लगभग 7 to 8%, ध्यान दो, अगर तुम्हारा, मान लो ये हमारी एक बच्ची है और ये बच्ची बहुत मोटी है, तो इसका वजन कितना हो जाएगा? 100 kg। 1 कुंटल वजन है। कितना है? अब ध्यान दो बेटा, जो बच्ची हमारी 100 किलो की है उसमें 7 से 8 kg क्या निकल जाएगा? ब्लड निकल जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो इसको परसेंटेज में अगर हम बोले तो 7 to 8%। कितना परसेंटेज बच्चे? 7 से 8% शरीर का। ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो रुधिर के बारे में 4 लाइनें। सबसे पहले, रुधिर लाल रंग का एक तरल संयोजी ऊतक है। इसकी उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है। यह अपारदर्शी होता है और शरीर का 7 से 8% भाग बनाता है। ये बात समझ में आई? एक स्वस्थ मनुष्य की बात करेंगे। एक स्वस्थ मनुष्य, मनुष्य की बात करते, अच्छा बच्चे की बात करें तो इसी की बात कर लेते हैं। ये मान लो कि बच्ची हमारी स्वस्थ है, इसका 100 kg ना होकर के 70 kg के अराउंड है। 65 to 70 kg। 65 to 70 kg। अगर ये 65 से लेकर के 70 किलोग्राम की बिटिया है तो इसमें कितना खून होगा? तो लगभग 5 से लेकर 6 लीटर तक। कितने लीटर तक?
5 से लेकर के 6 लीटर तक। अब बच्चों ध्यान दो वापस से, यहाँ 5 से 6 लीटर लिखा है, जब किसी का वजन कितना है 65 से लेकर के 70 है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करेंगे, केजी की बात कर रहे हैं, प्रतिशत की, तो ये मनुष्य के वजन का 7 से 8% होता है। क्या ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को? कोई नहीं, आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो हम लोगों ने रुधिर की उत्पत्ति और रुधिर के बारे में काफी कुछ देख लिया। अच्छा, ये हम बोलते हैं कि रुधिर किससे मिलकर के बना होता है? रुधिर किनसे मिलकर के बना है? रुधिर के घटक क्या है? किसकी बात करेंगे बेटा? रुधिर के घटक की। तो कोई बात नहीं, एक बच्चा लिया और उसका हमने एक इंजेक्शन लगाया, उसका ढेर सारा ब्लड निकाल करके एक बोतल में, बोतल नहीं, एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब में निकाल करके इकट्ठा किया। तो मान लो इस बच्चे का क्या भरा हुआ है, यहाँ पर ब्लड भरा हुआ है ना? सुई लगा कर निकाला है ना, ऐसे काट पीट के नहीं निकाला है, सोचना आराम से। तो हमें इस रुधिर में दो चीजें देखने को मिलती हैं। रुधिर में हमें क्या देखने को मिलेगा? दो चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो उसका तरल भाग, तरल भाग अर्थात लिक्विड वाला, है ना बच्चों? कैसा देखने को? लिक्विड वाला। और एक धीरे 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 अगर ये हम इसको 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही इसमें बंद करके रख देंगे तो ये सस्पेंड हो जाएगा, अर्थात कुछ कुछ चीजें क्या हो जाएंगी, इसके नीचे ऐसे इकट्ठी हो जाएंगी, है ना? तो हमें दो भाग दिखाई देने लगेंगे, एक इसका ये तरल भाग और दूसरा इसका ये सॉलिड भाग, है ना बच्चों? एक इसका क्या दिखाई देगा? तरल भाग, और दूसरा कौन सा दिखाई देगा? इसका ठोस वाला भाग। तो हमने रुधिर को दो हिस्सों में ऐसे ही बांट दिया कि रुधिर को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? रुधिर के दो घटक हैं, एक तुम्हारा लिक्विड वाला घटक और एक तुम्हारा सॉलिड वाला घटक। जो तरल वाला हिस्सा उसको हम लोग किस नाम से बुलाते हैं? प्लाज्मा। जो कि तरल वाला हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है? तरल वाला। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? ठोस वाला, जिसको हम लोग बुलाएंगे रुधिर कणिकाएं। ठीक है, तो अब हम पहले बात करेंगे प्लाज्मा की। रुधिर के कितने घटक हैं? दो घटक हैं, एक उसका तरल वाला और दूसरा उसका ठोस वाला। तरल वाले को हम लोग क्या बुलाते हैं? प्लाज्मा। क्या बुलाते हैं? प्लाज्मा। और ठोस वाले को क्या बुलाएंगे? रुधिर कणिकाएं। क्या बुलाएंगे? रुधिर कणिकाएं। ये बात समझ में आ गई? अभी हम लोग प्लाज्मा देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं बच्चों? प्लाज्मा। क्या देखने जा रहे हैं? रुधिर का वह हिस्सा जो कैसा है? लिक्विड फेज में है। किस फेज में है? तरल अवस्था में है। तो हम जब इसको खोजबीन के देखते हैं, तो जब हम प्लाज्मा की बात करेंगे तो प्लाज्मा तो तरल है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्या होंगे? पानी होंगे। क्या होंगे? पानी का कुछ घटक होगा। पानी के अलावा इसमें कुछ कार्बनिक घटक होंगे, कार्बनिक घटक। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? अकार्बनिक घटक। तो ध्यान देना बेटा, 90 to 95%। कितना परसेंट बेटा? तुम 90% लिख लो। 90% क्या होगा बेटा? पानी होगा। क्या होगा? पानी होगा। कितने प्रतिशत? 90%, है ना? और जो ये 10% बचा हुआ है, इसमें से कुछ कार्बनिक पदार्थ होंगे और कुछ अकार्बनिक पदार्थ होंगे। ये बात समझ में आ गई? कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ में हम तुमको बता देते हैं कि जो प्लाज्मा है उसमें तुम्हारा सोडियम भी होगा, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, है ना? और जो तुम्हारे खाद्य पदार्थ हैं, कौन है बेटा? खाद्य पदार्थ, जो भी तुमने खाना खाया था और तुम्हारी बॉडी में डाइजेस्ट हुआ था, डाइजेस्ट होने के बाद उस खाने को सीधे ब्लड में मिला दिया गया था। और इसके अलावा ऑक्सीजन भी तो होगी इसमें। ऑक्सीजन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी क्या? और कुछ प्रकार के एंजाइम भी होंगे और कुछ प्रकार के हार्मोन्स भी होंगे। तुम लोग हार्मोन्स लिख लो, ठीक है? तो बेटा हम लोगों ने देखा कि जो प्लाज्मा है उसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका होता है? पानी का होता है, ठीक है? इसके अलावा भी इसी प्लाज्मा में एक हिपैरिन नाम का पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? हिपैरिन, एंटीकोगुलेंट। अब ध्यान दो बेटा, अच्छे से सुनना, इसके बाद हम आगे फिर से समझाएंगे ये हिपैरिन की कहानी। लेकिन तुम्हें अभी समझना ये है कि एक हमारा बच्चा है, ऐसे मान के चलते हैं कि क्या हुआ कि ये अभी बैठा है, शैतानी करते करते इसने चोट खा ली। चोट खाने का मतलब
इसके शरीर का कोई हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है, मान लो कि सीट पर कील लगी थी और इसने अपना हाथ रगड़ दिया, तो उस कील में क्या हो, उसने कील को मतलब उस कील ने इस हाथ को क्या किया, छील दिया, कट लग गया। तो तुमको भी मालूम है जैसे ही कट लगता है वैसे ही बॉडी के अंदर से फ्लूइड फ्लूइड अर्थात हमारा ब्लड क्या होगा, बाहर निकल करके आता है और यहाँ पर जमा होने लगता है। होता है कि नहीं होता है जमा? यस सर। चलो, तो जैसे ही ये ब्लड क्या होगा, जमा होगा और ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, और ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही दही की तरह जम जाता है ना। और सोचो अगर ये जमने की प्रक्रिया ना हो तो रुधिर क्या होता रहेगा, बहता रहेगा। रुधिर आया, तुमने पोंछ दिया, वापिस आया, फिर तुमने पोंछ दिया, फिर आया, फिर पोंछ दिया, फिर आया, फिर पोंछ दिया, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि शरीर का सारा रुधिर निकल करके तुम्हारे शरीर से बाहर हो जाएगा। होएगा कि नहीं होएगा, हाँ या ना? तो बेटा जब तुम्हें चोट लगी थी तो रुधिर बाहर आया था और बाहर आते ही रुधिर जम गया था, है ना। सोचो रुधिर शरीर के अंदर क्यों नहीं जमता है, तो इसी सब्सटेंस की वजह से, इसी पदार्थ की वजह से नहीं जमता है, हिपैरिन की वजह से। हिपैरिन की वजह से शरीर के भीतर उपस्थित रुधिर कभी भी जमता नहीं है। और बात करते हैं कि ये हिपैरिन बनता कहाँ है, तो हिपैरिन का फॉर्मेशन होता है लीवर में। अभी लास्ट ईयर ही तुम्हारे प्रश्न बैंक मतलब जो तुम्हारी क्वेश्चन पेपर है उसमें जो है ये प्रश्न पूछा गया है कि हिपैरिन का निर्माण कहाँ पर होता है। तो तुम्हें हिपैरिन का निर्माण कहाँ लगाना है, यकृत में लगाना है बच्चों। कहाँ लगाना है, हिपैरिन बनता कहाँ पर है, यकृत में बनता है। जब हम पाचन पढ़ा रहे थे तब हमने लीवर पढ़ाया था और उस लीवर में ये भी बताया था कि हिपैरिन कहाँ बनता है, यकृत के कार्यों में एक मुख्य कार्य था हिपैरिन को बनाना और हिपैरिन बना करके रुधिर में डाल देना, जिसकी वजह से रुधिर शरीर के भीतर उपस्थित नसों में जमता नहीं है। ये बात अपने दिमागों में अच्छे से बिठा लो क्योंकि इस बार भी ये प्रश्न आने की संभावनाएं प्रबल हैं। ठीक है, तो यहां तक तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं आया? प्लाज्मा तुम लोगों ने अच्छे से देख लिया। तो बेटा यहाँ प्रोटीन और ऐड कर लेना कि प्रोटीन भी पाई जाती है ना। और इसके अलावा हिपैरिन पाया जाएगा जो कि रुधिर के थक्का बनने में क्या करता है, मदद करता है। तो बेटा हिपैरिन दो के साथ में, अच्छा ठीक है, हिपैरिन के प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए दो प्रकार की प्रोटीन होती हैं, एक है तुम्हारी प्रोथ्रोम्बिन और एक है फाइब्रिनोजन। अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं रुधिर कणिकाएं। क्या पढ़ेंगे, रुधिर कणिकाएं। रुधिर कितने भागों में बांटा गया था, रुधिर के कितने हिस्से थे, दो हिस्से थे। एक था तुम्हारा प्लाज्मा वाला और दूसरा क्या था, रुधिर कणिकाएं। रुधिर प्लाज्मा को कितने भागों में बांट दिया गया था, दो भागों में, एक तुम्हारा पानी वाला और दूसरा तुम्हारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ। यस सर। रुधिर कणिकाओं को वापिस से तीन भागों में बांटा गया है, तीन भागों में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कणिकाएं, दूसरा हो जाएगा तुम्हारा श्वेत रुधिर कणिकाएं। प्लेटलेट को प्लेटलेट ही बुलाते हैं ना। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, आरबीसी पढ़ लें। क्या पढ़ लें बेटा, थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं, जाना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। कि पहले हम लोगों ने रुधिर देखा, तो रुधिर के कितने हिस्से देखे, रुधिर के दो हिस्से देखे, एक तुम्हारा प्लाज्मा था, दूसरा तुम्हारा रुधिर कणिकाएं थी। प्लाज्मा को दो भागों में, रुधिर कणिकाओं को तीन भागों में। तीन भाग में से एक भाग हम लोग पढ़ने जाते हैं जिसको हम लोग क्या बुला रहे हैं, आरबीसी। क्या बुला रहे हैं बच्चों, आरबीसी। अब तुम ध्यान दो, अगर हम, अच्छा तुमने अपनी स्केल देखी है, जो तुम्हारी ये स्केल है इसमें तुम्हें एक जीरो से लेकर के 1 वाला एरिया दिखाया गया होगा, है ना। यस ये कितना, 1 सेंटीमीटर है और इसको 10 भागों में तोड़ दिया गया है ना। तो 1 मिलीमीटर। अब तुम ध्यान दो, एक बॉक्स लिया हमने जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 1 mm³ मिलीमीटर क्यूब में, समझ में आया। और अगर हमने इसमें
ये छोटा सा बॉक्स बनाया, कितना छोटा सा बॉक्स है, समझ गए ना कि बहुत नन्हा सा बॉक्स है, और उस बॉक्स में हमने खून डाल दिया, तो हमें उसमें आरबीसीज की संख्या देखनी है। क्या देखनी है? आरबीसीज की संख्या देखनी है। उस बॉक्स के भीतर आरबीसीज की संख्या होती है 40 से लेकर के 45 लाख। कितनी होती है? 40 से लेके 45 लाख। किसमें होती है? आरबीसी में। हमें भी मालूम है, लेकिन उस बॉक्स का नाम भी तो लिखेंगे। प्रति mm³ अर्थात 1 मिलीमीटर का, 1 मिलीमीटर का, रिपीट कर रहे हैं, 1 मिलीमीटर का बॉक्स लिया हमने। और उस बॉक्स में अगर हम देखेंगे तो भैया इस नन्हे से बॉक्स के भीतर आरबीसी की संख्या कितनी पाई जा रही है? 40 से 45 लाख पाई जाती है। और इस आरबीसी की एक खासियत होती है कि ये केंद्रक विहीन होती हैं। कैसी होती हैं बच्चों? केंद्रक विहीन, अर्थात इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। रिपीट कर रहे हैं, रिपीट करते रहो तुम लोग भी, कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, समझ में आया? और ये कैसी होती हैं? उभयावतल होती हैं। चलो, अब तुम्हें मालूम है, तुम लोग इस वर्ड से कंफ्यूज हो रहे होगे कि ये Yes, sir. उभयावतल क्या है ना? यस सर। वेरी गुड। तुम्हारी माता जी ने कभी वो बनाए ना, वो जो मिठाई बनाते हैं घर पे, तो एक गोल गोल पेड़ा बनाते हैं, बनाते हैं। यस सर। और पेड़ा बनाने के लगाते बाद नहीं ये है। क्या करती हैं? उसको उंगली से प्रेस कर देती हैं बीच में। तो जो इसका शेप है वो कैसा हो जाएगा? ध्यान देना बेटा, कि अभी तो ये पेड़ा ऐसा था, जब मम्मी ने इसको ऐसे दबा दिया तो इसके जो बीच में ना ये पिचक जाएगा, है ना? तो ध्यान देना, ऐसा हो जाएगा ना? हाँ या ना? यस सर। यस सर। हाँ। तो वाकई में बेटा सच में ऐसी होती हैं। अगर तुम इनको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो जैसे तुम्हारे घर पर तुम्हें पेड़े देखने को मिलते हैं, ठीक है, वैसे ही ये अंदर से पिचकी हुई होंगी और पूरा पेड़ा समझ लो। ठीक है, तो पेड़े वाला जो शेप है ना, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? उभया अवतल, अर्थात तल। हाँ, बाहर से थोड़ा मोटा और अंदर से दबा हुआ। बात समझ गए कि नहीं आई? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो बेटा आज के लिए इतने रखते हैं।